Viewers, I hope that you all are well and doing well. Today we talk about black body radiations. But question is, why black body radiations? Why we talk about black body radiations? Actually, we want to talk about nature of light, the particle or corpuscular nature or quantum nature of light. So let's start. Viewers, 20th सेंचुरी के स्टार्ट में दुनिया साइंस में बहुत सी तब्दीलियां हो रही थी। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देकर स्पेस और टाइम के मुतालिक इनकलाबी ख्यालात दिए थे। उसी वक्त जोसेफ जॉन थॉमसन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर चुका था। जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, उसी वक्त जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लांक और दूसरे साइंटिस्ट गर्म होकर सफ़ेद रोशनी देने वाले जिस्म से खारिज होने वाली रेडिएशंस में वेवलेंथ की तकसीम के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। ये गर्म होकर दहकने वाले जिस्म एक प्लाटिनम की तार हो सकती है। हम जब चीज़ों को देखते हैं, हम दो तरह देखते हैं। एक ये कि लाइट उन चीज़ों पे आती है और उस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों पे आती है तो हमें वो चीज़ नज़र आती है। लेकिन एक तरीका और भी है, वो ये कि वो चीज़ खुद इतनी गर्म हो जाए कि वो सेल्फ ल्यूमिनस बन जाए, तो फिर भी हम उस चीज़ को देख सकते हैं। अब जो कोई चीज़ इस तरह बिहेव करती है तो उससे एमिट होने वाली रेडिएशंस, बॉडी रेडिएशन कब एमिट करेगी? जिस वक्त उसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, और वो रेडिएशन अब्जॉर्ब भी कर सकती है जिस वक्त उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होगा। किसी भी गर्म जिस्म से जो रेडिएशन खारिज होती हैं वो डिपेंड करती हैं 4 फैक्टर पे: टेम्परेचर पे, शेप ऑफ बॉडी पे, नेचर ऑफ सरफेस पे, और फोर्थ वन नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब जब हम किसी गर्म जिस्म से खारिज होने वाली रेडिएशंस में वेवलेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन को देखना चाहते हैं, अगर इन तमाम फैक्टर्स को सामने रखते हैं तो हमारा केस बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इससे बचने के लिए हम एक आइडियल बॉडी बना लेते हैं जिसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिससे एमिट होने वाली रेडिएशन या जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करती है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, और इसका नतीजा ये होगा कि जितनी रेडिएशंस उस पर फॉल कर रही है उन सब को वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब उसको हीट किया जाएगा तो जितनी एब्जॉर्ब रेडिएशंस थी उन सब रेडिएशंस को वो एमिट कर देगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ आएगी, जो बॉडी आएगी, हम उसको ब्लैक बॉडी कहेंगे, और एक कंसेप्चुअल ब्लैक बॉडी हम इस तरीके से बना सकते हैं। जब हम इस तरह की बॉडी के लिए उसको ख़ास टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और फिर वेवलेंथ और रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इनके दरमियान ग्राफ देखते हैं तो वो ग्राफ हमें इस तरह का मिलता है। ये ग्राफ 3000 पे हमारे पास ये ग्राफ है, 4000 पे ये है, इस तरीके से हम चलते हैं, और 6000 पे हमारे पास ये ग्राफ है। इस ग्राफ को हम ब्लैक बॉडी ग्राफ, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी कर्व कह देते हैं, और इसी को ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर तमाम वेवलेंथ्स मौजूद हैं। वेवलेंथ का एक सेट मौजूद है, जबकि इस एक्सिस के अलॉन्ग जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ है। अब इस स्पेक्ट्रम या इस कर्व से दो बातें सामने आती हैं। पहली ये कि मुख्तलिफ वेवलेंथ के लिए जो रेडिएशंस आ रही हैं, फ़र्ज़ करें हम इसी को ले लेते हैं, टेम्परेचर 6000 पे हमारे पास ये ग्राफ है, और बाकी ग्राफ जो है उनका बिहेवियर भी यही है कि पहले मिनिमम है, फिर मैक्सिमम है, फिर इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है।
पहली बात ये कि मुख्तलिफ वेवलेंथ के लिए जो रेडिएशंस आ रही हैं उनकी इंटेंसिटी मुख्तलिफ है। हम देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ ये कोई यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं है, इस तरह का बिहेवियर नहीं है या इस तरह का बिहेवियर नहीं है या कोई कांस्टेंट बिहेवियर नहीं है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ वेवलेंथ पे जो रेडिएशंस हमें मिल रही हैं उनकी इंटेंसिटी मुख्तलिफ है। शुरू में इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी बढ़ती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उन ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो एक जैसी नहीं है। और ऐसा क्यों है? यानी यहाँ से ओवरऑल तो ये पता चलता है कि एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन विद इन ब्लैक बॉडी वो यूनिफॉर्म नहीं है। और ये इस वजह से है कि ब्लैक बॉडी की रेडिएशंस मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने हैं, और एटम के अंदर हम देखते हैं कि एनर्जी लेवल्स हैं और उन एनर्जी लेवल्स का एक मुख्तलिफ एनर्जी डिफरेंस है। इस वजह से हमें यहाँ पे वेवलेंथ की कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन हमें मिल रही है उनकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि अगर हमने इसी से जुड़ी बात ये कि अगर इंटेंसिटी हमने मालूम करना है तो हम कर्व के नीचे एरिया अगर मालूम कर लें तो इससे हमें वो इंटेंसिटी मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये कर्व बताती है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इंटेंसिटी का मैक्सिमम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। 3000 था, हम 4000 गए हैं, तो लैम्डा मैक्सिमम यानी वो वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ ये थी, टेम्परेचर को बढ़ाया, वेवलेंथ कम की तरफ शिफ्ट हुई, यहाँ टेम्परेचर को और बढ़ाया और कम की तरफ शिफ्ट हुई। तो हम देखते हैं कि इंटेंसिटी का मैक्सिमम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स शॉर्ट वेवलेंथ। इसका मतलब यह है कि वाइट हॉट बॉडी रेड हॉट बॉडी से ज़्यादा गर्म है, या टेम्परेचर के बढ़ने से ज़्यादा तवानाई की रेडिएशंस खारिज होती हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारा इंफ्रारेड थी तो उससे हम विजिबल की तरफ जाएंगे एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमारा टास्क ये था कि हम एक इस तरह का फॉर्मूला ले लें जिससे हमें ये कर्व मिल जाए। बाकी तमाम कर्व भी इसी तरह हैं, लेकिन कोई ऐसा एक सिंगल फार्मूला हमें मिले जिससे हमें ये कर्व मिले। इसके मुतालिक हम बात करते हैं। वीन ने बात की, रेले जीन्स ने बात की, लेकिन रिज़ल्ट्स को हम फिर सम अप करते हैं। जो रिज़ल्ट्स जहाँ से हमें इस ग्राफ से मिले हैं वो ये कि एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ ब्लैक बॉडी यूनिफॉर्म नहीं है। किसी गिवन टेम्परेचर पे 3000 पे था ये ग्राफ, 4000 पे, 5000 पे, किसी एक टेम्परेचर पे एमिटेड एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है। ये मैक्सिमा है हमारे पास, और ये लैम्डा मैक्सिमम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। या दूसरे लफ्ज़ों में जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे लैम्डा मैक्सिमम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, तो उसके नतीजे में लैम्डा मैक्सिमम और टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इसको हम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। और दूसरी चीज़, अगर हम इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ये करेंगे कि हमारे पास जो कर्व आई है इसके नीचे एरिया मालूम कर लेंगे। अभी चूँकि यूनिफॉर्म बिहेवियर नहीं है तो हम ये करते हैं कि इस कर्व का एक हिस्सा ले लेते हैं, इसको हम बैंड विड्थ डेल्टा लैम्डा कह देते हैं। ये एक स्ट्रिप है जिसकी विड्थ डेल्टा लैम्डा है। अब इसके नीचे एरिया कितना है वो हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ आई इंटू डेल्टा लैम्डा बनेगा। अगर डेल्टा लैम्डा 1 है, यूनिट वेवलेंथ की हम बात करते हैं, तो फिर आई एरिया जो है हमारे पास आई के इक्वल होगा। और ये क्या है, आई क्या है, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हम कह सकते हैं कि एरिया हमारे पास एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया के इक्वल है, और ये एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ये टेम्परेचर की 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर। इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं।
लेकिन फिर हम उसी तरफ आते हैं वापस कि हम एक ऐसा फार्मूला चाहते हैं जिससे हमें ये कर्व मिल जाए। ये तो ऑब्जर्वेशन थी हमारी, लेकिन हम ऐसा सिंगल फार्मूला चाहते थे कि जिससे हमें ये कर्व मिले। और उस वक्त के दो मोस्ट इंटेलिजेंट साइंटिस्ट वीन और रेले, इन दोनों ने कोशिश की कि कोई ऐसा सिंगल फार्मूला बनाए जिससे हमें ये एक्सपेरिमेंटल कर्व मिल जाए। इसके लिए वीन ने जो फार्मूला बनाया वो एक्सपेरिमेंटल कर्व को फॉलो करता था शॉर्टर वेवलेंथ रेंज में, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ रेंज में वो इससे अलग हो गया। इसका मतलब है कि वो लॉन्गर वेवलेंथ रेंज में ठीक नहीं था। रेले और जीन्स, इन दोनों ने कोशिश की और एक फार्मूला हासिल किया जो लॉन्ग वेवलेंथ रेंज में तो ठीक था, लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ रेंज के अंदर वो ठीक नहीं था। जबकि हमारी ये सॉलिड लाइन एक्सपेरिमेंटल कर्व है। और वीन और रेले जीन्स उस वक्त के बड़े माने हुए साइंटिस्ट थे। उन्होंने कोशिश की और जो कुछ क्लासिकल फिजिक्स के पास था उस सब को सामने रख के उन्होंने ये बात करने की कोशिश की, एक ऐसा सिंगल फार्मूला डिराइव करने की कोशिश की जिससे वो इस तरह के एक्सपेरिमेंटल कर्व हासिल कर सकें, लेकिन इसमें वो कामयाब ना हो सके। तो एक्चुअल था क्या? देयर वाज अ प्रॉब्लम विद क्लासिकल फिजिक्स। जब वो फार्मूला डिराइव करते थे क्लासिकल फिजिक्स से, तो क्लासिकल फिजिक्स ने दो बातें की थी। पहला ये कि एनर्जी इज बीइंग रेडिएटेड बाय मॉलिक्यूल्स और एटम्स कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली का मतलब है इन एनी अमाउंट। जैसे हम कहते हैं 1 और 2, 1 और 2 के दरमियान इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं, 2 और 3 के दरमियान इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है, या क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि एनर्जी की कोई भी वैल्यू यहाँ पे एज्यूम की जा सकती है। मॉलिक्यूल्स या एटम्स किसी भी अमाउंट में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, यानी एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्केल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एम्पलीट्यूड और ये क्लासिकल फिजिक्स की हद तक जब हम साउंड की बात करते हैं तो ऐसा ही है। ठीक है, हम कहते हैं कि वहाँ पे एनर्जी स्केल ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड लाउडर है, यहाँ पे फेंट है। इसी बात को उन्होंने लिया। तो जब वो ये बेसिक असम्पशन थी क्लासिकल फिजिक्स की कि एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट हो रही है, कोई भी वैल्यू एनर्जी की आप एज्यूम कर सकते हैं, और दूसरा एनर्जी एम्पलीट्यूड का फंक्शन है। अब इस चीज़ को सामने रखते थे तो हमें एक्सपेरिमेंटल कर्व नहीं मिलती थी। कोई सिंगल फार्मूला हमारे पास ऐसा नहीं आ रहा था जिससे हम इस तरह की कर्व हासिल कर सकते। लेकिन बहरहाल एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए था। तो प्लांक ने इस पे गौर किया और मुसलसल 6 बरस तक उसने गौर किया। आखिरकार 1901 में उसमें वो कामयाब हुआ। और उस वक्त उसने अपने बेटे से कहा, मैक्स प्लांक ने, कि आज मैंने इम्पोर्टेंस के लिहाज से एक ऐसी बात दरियाफ्त की है जो अहमियत के एतबार से न्यूटन के काम से कम नहीं है। व्यूअर्स, क्या सोचा मैक्स प्लांक ने? मैक्स प्लांक ने इन दोनों के अपोजिट सोचा। मैक्स प्लांक ने यह कहा कि जब कोई एटम एनर्जी एमिट करता है तो या एब्जॉर्ब करता है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती थी कि किसी भी अमाउंट में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो सकती है, लेकिन उसने कहा कि HF के स्टेप में होगी। मसलन अगर 1 HF उसने एनर्जी एमिट की है, नेक्स्ट वो एमिट करेगा तो 2 HF हो सकती है। वो 1.5 HF नहीं हो सकती, वो हाफ HF नहीं हो सकती। 2 HF की बात करते हैं तो 3 HF होगी, इससे आगे 4 HF होगी, 5 HF होगी, यानी एनर्जी इक्वल है n HF, जबकि n की वैल्यू आप सपोज कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और दूसरी उसने ये बात की बिल्कुल अपोजिट। उसने कहा कि एनर्जी एम्पलीट्यूड का फंक्शन नहीं है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर का फंक्शन है। एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ऑसिलेटर के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। तो फिर यहाँ से अगर हम ये कहते हैं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल एफ के, तो ई इक्वल आ जाएगा एच के, एच एफ के, जबकि एच जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट है। ये बिल्कुल एक नया कांस्टेंट था जो फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया।
इसको प्लांक्स के नाम पे प्लांक्स कांस्टेंट कहा जाता है और उसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में इसके इक्वल है, और एनर्जी के टर्म में हम बात करते हैं तो वो इसके इक्वल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट टर्म्स में। और इस HF को हम क्वांटम एनर्जी ऑफ फोटॉन कहते हैं। अब जब ये बातें उसने अज्यूम की और उसने एक फार्मूला लिया, तो उस फार्मूला से जो स्पेक्ट्रम मिला वो इस एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम के बिल्कुल मुताबिक था। तो यहाँ से पता चला कि वो अजम्पशंस जो मैक्स प्लांक ने की हैं वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से हम आगे चलते हैं। हम कहते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस यहाँ पे एक तो एक भारत अच्छी कामयाबी, ठीक कामयाबी थी कि हमने एक इस तरह का फॉर्मूला ले लिया है जिससे हमें ये एक्सपेरिमेंटल कर्व मिल गया है, और वो जो प्रॉब्लम आ रही थी क्लासिकल फिजिक्स की वजह से उसको हमने दूर कर लिया है और एक नई थ्योरी हमने डेवलप की है। लेकिन इससे आगे चलते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी असल इम्पॉर्टेंस ये थी कि हम लाइट की कॉर्पस्कुलर नेचर की तरफ जा रहे थे। यानी हम ये देख सकते हैं कि सपोज ऑसिलेटर जिनसे मिलकर ब्लैक बॉडी की वॉल्स बनी हैं, अगर उनकी एनर्जी 3HF है, अच्छा अब एक रेडिएशन एमिट होती है तो एनर्जी कम होती है 3HF से। वो 3HF से जब कम होती है तो वो कम कितनी हो सकती है? 3 और 2 के दरमियान तो वैल्यू आ नहीं सकती, तो वो 2HF हो जाएगी। सपोज अगर 2HF होती है तो 1HF कहाँ गई? एक्चुअल 1HF एनर्जी रेडिएशन के पास चलेगी, जो रेडिएशन एमिट हुई है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो एनर्जी रेडिएशन एज्यूम करेगी वो भी क्वांटाइज्ड होगी, और इसी क्वांटाइजेशन की बात बाद में किसने की? आइंस्टाइन ने। तो ये असल इम्पॉर्टेंस है कि हम ब्लैक बॉडी के मुतालिक क्वांटम कॉन्सेप्ट की बात करके हम एक्चुअल लाइट के क्वांटम नेचर की तरफ आना चाह रहे हैं, और ये बड़ा मार्वलस काम था। लेकिन हम फिर वापस आते हैं, हम कहते हैं कि प्लांक की असम्पशन बड़ी हैरान कुन है। इसका मतलब यह है कि एक वाइब्रेटर, वो चाहे सिंपल पेंडुलम है, एक ख़ास एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट या वाइब्रेट करेगा। मसलन पेंडुलम की एनर्जी, टोटल एनर्जी हम कहते हैं सपोज mgh है। अब प्लांक ये कहता है कि इसकी एनर्जी HF हो सकती है, 2HF हो सकती है, 3HF हो सकती है, और सो ऑन। इनके दरमियान कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम एक वाइब्रेटर की बात करते हैं, जैसे एनर्जी ऑफ पेंडुलम mgh है, सपोज पेंडुलम के लिए फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ है, मैस ऑफ पेंडुलम 100 ग्राम है, तो यहाँ से जिस हाइट तक ये ऑसिलेट कर सकता है H1 वो इसके इक्वल है। यहाँ से फिर जिस हाइट तक वो जा सकता है और वहाँ जो एनर्जी एज्यूम कर सकता है, जिस हाइट पे जाके वो हाइट H2 2H1 होगी, H3 3H1 होगी। इनके दरमियान कोई वैल्यू नहीं आ सकती। और इनमें हम अगर इन दो लेवल्स का फ़र्क लेते हैं तो हमारे पास 10⁻³ मीटर के इक्वल है। अब पहली दो वैल्यूज़ का फ़र्क अगर इतना है, ये फ़र्क इतना कम है कि इसे मेजर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि दो वैल्यूज़ के दरमियान गैप्स इतने कम हैं कि उन्हें मेजर नहीं कर सकते। और अब ये बात तमाम वाइब्रेटिंग सिस्टम के लिए ठीक है, चाहे वो मैस स्प्रिंग सिस्टम है या कोई सिंपल पेंडुलम है। यही वजह है कि ये जो स्टेप नेचर है या क्वांटम नेचर है, ये हमारे पास जो मैक्रो बॉडीज़ हैं, मसलन मैस स्प्रिंग सिस्टम है और ये सिंपल पेंडुलम है, इनके लिए ये स्टेप नेचर बहुत क्लियर नहीं है। इसी तरीके से जब हम रेडियो वेव्स की बात करते हैं तो रेडियो वेव्स के लिए भी स्टेप नेचर इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन जब हम गैमा रेस पे जाते हैं तो उनके लिए स्टेप नेचर बहुत क्लियर हो जाती है। मसलन यहाँ पे हमने देखा कि इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हमारे पास अगर इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं तो हम लो वेवलेंथ की तरफ जाएंगे तो गैमा रेडिएशंस आ जाएंगे। अगर हम कहते हैं सपोज डिस्टेंस हमारे पास 6 × 10⁻⁷ मीटर है तो गैमा रेज के लिए इस डिस्टेंस में एक स्टेप बनता है। और रेडियो वेव्स के लिए
अगर उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को सामने रखा जाए तो 5/10 स्टेप्स आ जाते हैं। अब ये इतने डिस्टेंस के अंदर इतने ज़्यादा स्टेप्स रेडियो वेव्स के लिए, तो इनको हम स्टेप्स को अलग-अलग नहीं देख सकते। वहाँ पे तो हमें एक कंटिन्यूस बिहेवियर मिलता है तकरीबन, लेकिन जिस वक्त हम हाई एनर्जी रेडिएशन गामा रेडिएशन पे जाते हैं तो वहाँ पे स्टेप नेचर बहुत क्लियर हो जाती है। और यहाँ पे शो किया गया है कि यहाँ पे एक कंटिन्यूस बिहेवियर है, और यहाँ जिस वक्त हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इंफ्रारेड है, फिर उससे विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज की तरफ जाते हैं, तो ये स्टेप नेचर बहुत क्लियर हो जाती है। यहाँ पे आखिर में हम फिर एक बात कर सकते हैं व्यूवर्स, ये बड़ी एस्टॉनिशिंग बात है, बुक्स के अंदर बहुत कम मिलेगी आपको, और वो ये कि मैक्स प्लांक ने ये कहा था कि पूरी ब्लैक बॉडी की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। पूरी ब्लैक बॉडी एनर्जी एमिट करेगी या अब्जॉर्ब करेगी तो वो HF के स्टेप में होगी, 1HF, 2HF, 3HF एंड सो ऑन। लेकिन आइंस्टाइन ने एक स्टेप आगे बढ़ के ये कहा कि ब्लैक बॉडी की वॉल्स जिन मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर बनी हैं, जिनको हम ऑसिलेटर्स का नाम देते हैं, उन ऑसिलेटर की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। यानी वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेंगे अगर ऑसिलेटर या एटम या मॉलिक्यूल्स, तो वो भी HF के स्टेप में होगी। जब प्लांक ने ये सुना तो ये बात जो कि उसकी बात को सपोर्ट कर रही थी, तो प्लांक ने इसे मान लिया कि ये बात ठीक है। लेकिन फर्दर इससे एक स्टेप और आगे बढ़ के आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी के एटम्स एमिट कर रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन रेडिएशंस की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, और उस क्वांटम ऑफ एनर्जी को फोटॉन का नाम दिया गया। उनकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, रेडिएशन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। तो इस बात को मैक्स प्लांक ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन बहरहाल आइंस्टाइन की ये बात ठीक थी। बाद में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और बाकायदा वाज़ेह तौर पे कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर ये पार्टिकल नेचर सामने आई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मैक्स प्लांक का एक बड़ा काम था। इसी से आइंस्टाइन को ये आइडिया मिला, ये रोशनी मिली कि रेडिएशंस की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, और यही असल बात है, यही असल इम्पोर्टेंस है इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट की और इन लोगों की कि इन्होंने क्वांटम नेचर को दरियाफ्त किया। और यहीं से शुरू होती है क्वांटम फिज़िक्स, जिसके मुतालिक हम बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।